परिचय पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी के नाम से। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। इनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, ठीक है ना। और आप लोग को मालूम होगा कि जो ये करमचंद गांधी हैं, इनका नाम का जो लास्ट वाला शब्द है ये इनके पिताजी का नाम था, ठीक है ना। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और करमचंद गांधी जो थे इनके पिता थे। याद रखिए, करमचंद गांधी जो थे इनके पिता थे, ठीक है ना। इनकी माता का जो नाम था, याद रखिए, माता का नाम था पुतली बाई। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। याद रखिए, पत्नी का नाम कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी था, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और आप लोग को मालूम होगा कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। याद रखें, चारों पुत्रों का नाम याद रखेगा। एक थे हरिलाल, हरिलाल, दूसरे थे आपके मणिलाल, मणिलाल, उसके बाद तीसरे थे देवदास, देवदास, उसके बाद चौथे थे रामदास। याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र जो थे, ये महात्मा गांधी के हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, यानी 2 लाल और 2 दास आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से। ये बेसिक परिचय है महात्मा गांधी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। जन्म स्थान आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। जन्म स्थान इनका था, यानी राज्य आपका था गुजरात। याद रखिए, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, पोरबंदर नामक ज़िले में। और स्थान जो था, जन्म स्थान, ये काठियावाड़ था। याद रखिएगा, जन्म स्थान आपका काठियावाड़ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट हैं महात्मा गांधी के बारे में। याद रखिए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जो इनसे उम्र में बड़ी थी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। कहाँ जन्म हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में काठियावाड़ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, यहाँ से एक प्रश्न, 2 अक्टूबर यानी इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी का जो जन्म है अभी बीता है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो शिक्षा है, आप लोग को मालूम है ये बैरिस्टर थे, यानी वकालत करते थे। तो अपनी शिक्षा ग्रहण करके जब ये भारत आए, तो याद रखिए, आप लोग को मालूम होगा कि इन्होंने अपना पहला केस लड़ने के लिए, ये एक गुजरात का ही व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। याद रखें, तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए सन 1893 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, सन 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। सन याद रखिएगा, सन था आपका 1893 ईस्वी में। जब अफ्रीका गए तो आप लोग को मालूम है कि उस समय पूरे ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज़ थे, संपूर्ण एक तरह से कहिए तो विश्व पे कब्जा जमाए हुए थे। अफ्रीका भी गुलाम था उस समय। तो एक रंग भेद का जो प्रणाली है, रंग भेद में इसका बहुत ज़्यादा विरोध किए महात्मा गांधी अफ्रीका में जाकर के, क्योंकि इनको भी रंग भेद का सामना करना पड़ा था। और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि जब एक कहा जाता है कि ये प्रथम श्रेणी की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो इसी समय इनको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस प्रकार अंग्रेज़ जो हैं उन्हें धक्का देकर बाहर निकाले हैं, उसी प्रकार वो प्रत्येक राष्ट्र से यानी प्रत्येक देश से उनको धक्का दे करके और पूरे विश्व को उनसे आज़ाद कराएंगे। और ये इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण स्थापना भी किया अफ्रीका में। जैसे 1894 ईस्वी में, यानी जस्ट 1 साल बाद नटाल कांग्रेस का स्थापना हुआ था अफ्रीका में। उसके बाद टाल स्टाई आश्रम का स्थापना हुआ था। उसके बाद फोनिक्स फार्म, यानी ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये अफ्रीका में स्थापित हुए थे। और एक पत्रिका भी चलाए थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। याद रखिए, महात्मा गांधी ने एक पत्रिका भी चलाई थी अफ्रीका में जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक प्रश्न, महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में ही किए थे। याद रखिए, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह है वो अफ्रीका में भी किए थे। और यहाँ से ध्यान समझिए, यहाँ क्वेश्चन फंसता ये है कि अधिकांश लोग जैसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, मानी महात्मा गांधी ने कहाँ अपना पहला सत्याग्रह किए थे। तो
ऐसे स्वाभाविक है कि भारत में चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था, लेकिन अफ्रीका से ही सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अफ्रीका में ये 3 संस्थाएं, नाटाल कांग्रेस का स्थापना, टालिस्टाई आश्रम और फोनिक्स फार्म यानी फोनिक्स आश्रम का भी स्थापना अफ्रीका में किया गया था। इनकी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। याद रखें, इनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा थी। तो ये सारे बेसिक पॉइंट थे महात्मा गांधी के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी जब भारत वापस आए तो असली कहानी की शुरुआत होती है और बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी जो है, ध्यान से समझिए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। प्रश्न यहीं से बनना शुरू होता है, इनके आगमन से ही बनना प्रश्न शुरू हो जाता है। देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो आप लोग को मालूम है कि इन्हीं के आगमन के दिन यानी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए, जब भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे, तो 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। गांधी जी के साथ जो व्यवहार अंग्रेज़ों ने किया था अफ्रीका में, उसे बहुत ही रुष्ट थे और इन्होंने ठान लिया था कि जब तक हम भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये अवसर की तलाश में थे कि कब अवसर मिलता है कि भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ा जाए। उसी समय एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था और प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। वह 1915 में ये वापस आए। 1916 में एक अधिवेशन हुआ, याद रखिए, लखनऊ का अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लखनऊ के अधिवेशन में कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, जैसा कि आप लोग को यदि थोड़ा भी इतिहास की जानकारी है तो आप लोग को मालूम होगा कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो 2 दल था, जो 2 गुट था, एक नरम दल और एक गरम दल, दोनों का विभाजन हो गया था सूरत के अधिवेशन में। याद रखिए, 1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुटों का, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। तो 1916 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि 1916 में ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें कांग्रेस का जो दोनों गुट हैं, नरम दल और गरम दल, दोनों का एक तरह से कहिए मेल हो गया था, यानी नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे लखनऊ के अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। दूसरे नंबर बात और क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है कि मुस्लिम लीग का भी कांग्रेस से बनता नहीं था, उसका भी ठना था कांग्रेस से। तो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो लखनऊ में हुआ था, और इसी जो समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? तो याद रखिए, 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार। याद रखें, अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है ना। तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजमूदार। देखिए, एक घटना घटी, यहीं से कहा जाता है कि भारतीय आंदोलन में गांधी जी का एंट्री होता है 1916 से। क्या हुआ था, जब लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, तो आप लोग को भी मालूम होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अधिवेशन हो रहा था और पूरा ये मंच सजा हुआ था, और इसी मंच पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। इस मंच पे जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, इस मंच पे एक बिहार के चंपारण का एक किसान गया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये आया था अपनी समस्या को कांग्रेस के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको बताने के लिए, ठीक है ना, उनको बताने के लिए आया था कि किस प्रकार जो है ये परेशान है नील की खेती के खिलाफ। यानी अंग्रेज जो थे ज़बरदस्ती चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाते थे। ये बात ये बताना चाहता था कांग्रेस के जो प्रमुख नेतृत्व था उससे, लेकिन सौभाग्य से इसकी वार्ता जो हुई, इसकी जो बातचीत हुई, वहीं बैठे हुए महात्मा गांधी से हुई।
और यह जो राजकुमार शुक्ल है, जो किसान था चंपारण का, वह इस बात को बताया महात्मा गांधी से कि अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती हम लोगों से नील की खेती करवा रहे हैं। और वो जो प्रणाली चल रही थी जिसके कारण यहाँ पे चंपारण में नील की खेती करवाई जा रही थी, उस प्रणाली का नाम था 3 कठिया। याद रखिए। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या होती है? तो 3 कठिया प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें अंग्रेज़ों का ये नियम था कि यदि आपके पास यदि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा जो ज़मीन है, उसमें से कम 3 कट्ठे भाग पर आप नील की खेती करेंगे ही करेंगे। यानी एक तरह से दबाव था, प्रेशर था। और अब इसमें नुकसान क्या था? तो नुकसान ये था कि यदि नील की खेती कर दी जाती थी, तो नील की खेती कर दी जाती थी, जिस भूमि पे नील की खेती होती थी वो ज़मीन ऊसर हो जाती थी। इससे ये बहुत परेशान थे। फिर जो नील की खेती होता था तो उसका मुआवजा भी अंग्रेज़ नहीं देते थे। नील तो खरीद लेते थे लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिल पाता था। इसीलिए जो किसान था ये परेशान था। बात हुई इसकी महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये बहुत बेहतरीन चांस है अपने आप को हाईलाइटेड करने का और इस आंदोलन में कूदने का। तो उन्होंने क्या किया कि राजकुमार शुक्ल का सहयोग किया और वो चले गए चंपारण। और चंपारण में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला ही सत्याग्रह सफल सत्याग्रह था। इसमें अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी। तो याद रखिएगा, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना? गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। और ये सफल सत्याग्रह था जो 1917 ईस्वी में हुआ था। किस चीज़ के विरोध में हुआ था? तो नील की खेती के विरोध में और 3 कठिया प्रणाली के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और कहा जाता है कि 25% मुआवजा जो है गांधी जी ने अंग्रेज़ों से दिलवाया किसानों को। ठीक है ना? 25% मुआवजा दिलवाया, 1917 में हुआ था। तो इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। गांधी जी धीरे धीरे चर्चा में आते हैं। उसके बाद आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये कहानी चली और सभी सत्याग्रह जो था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, दोनों सत्याग्रह महात्मा गांधी का सफल हुआ। ठीक है ना? आप लोग को मालूम है कि उसी समय 1914 से 18 तक आप लोग को मालूम है विश्व युद्ध चल रहा था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है ना? और इस पूरे विश्व युद्ध में आप लोग को मालूम है कि 37 जो देश थे वो भाग ले रहे थे। ठीक है ना? 37 देश भाग ले रहे थे। 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला उसमें 37 देश भाग ले रहे थे। और ब्रिटिश जो सेना थी, जिस पक्ष में ब्रिटिश सेना थी, वो कमज़ोर पड़ रही थी। और आप लोग को मालूम है कि ब्रिटिश सेना कमज़ोर पड़ने के कारण जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, जो यहाँ के अंग्रेज़ प्रतिनिधित्व कर रहे थे अंग्रेजी कंपनी का, अंग्रेजी शासन का, उन्होंने गांधी जी से एक तरह से कहिए तो समझौता किया कि यदि आप भारतीयों को प्रेरित करते हैं कि वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हों, ध्यान से समझिए, यदि आप भारतीयों को प्रेरित करते हैं कि वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हों, तो हम लोग 1918 के बाद जब विश्व युद्ध जीतेंगे तो भारत को आज़ाद कर सकते हैं। गांधी जी को ये शर्त अच्छा लगा क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि भारत आज़ाद हो जाए। तो गांधी जी ने ये शर्त मान लिया और भारतीयों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। और सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया, लगभग ये सफल प्रेरणा था। यानी इनके आदेश पर, एक तरह से रिक्वेस्ट पर ही कहिए, बहुत सारे भारतीय जो युवा हैं वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए और विश्व युद्ध में भाग लिए। हुआ ये, इन भर्ती कराने के कारण जो है इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है महात्मा गांधी को, याद रखें। भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। चूँकि ये पूरा जो वीडियो है हम लोग का गांधी युग के बारे में है। इसके अगल बगल जो होम रूल लीग आंदोलन है इसके बारे में मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ। जब हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो आएगा तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। अभी गांधी जी से जुड़े हुए सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है इनको, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेरित किए थे भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए, ताकि विश्व युद्ध में जाकर ब्रिटेन के पक्ष में वो लोग लड़ाई लड़े अपनी, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट या भर्ती कराने वाला दलाल भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को इतिहास में कहा गया है ये, ठीक है ना। हुआ ये 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इंतज़ार था महात्मा गांधी को कि अंग्रेज आएंगे, हमें आज़ाद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1919 में उल्टा एक नियम आ गया जिस नियम को रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं।
अंग्रेज़ों ने यह नियम थोप दिया। इसी को आतंकवाद अपराध कानून भी कहा जाता है, इसी को काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और ये काला कानून क्या था? तो काला कानून था, कहा जाता है, न अपील न दलील न वकील वाला कानून था। यानी इसमें रोलेट एक्ट के अनुसार संदेह के आधार पर किसी को भी कभी भी गिरफ्तार करके कहीं भी रखा जा सकता है, ऐसा कानून था। ठीक है ना। तो इस प्रकार याद रखिए 1919 में ये कानून आया। जस्ट इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। यदि आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा हम भी मोटिवेट होते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना। ये सीरीज़ अगर जो आपको पसंद आता है तो इसको आगे हम जारी रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल रुद्रा क्लासेज।